तो हम आज आ रहे हैं पढ़ने एसटीएम का यूनिट 1, बोले तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूनिट 1, जिसमें आपके टोटल 12 टॉपिक्स हैं, ठीक है। और ये सारे आपके जिस स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सारे आपके टॉपिक्स हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ये सारे जो है रिस्क इवल्यूशन, ये सारे जो है आपके 12 पूरे टॉपिक्स हैं इस यूनिट में, ठीक है। तो हम इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। और देखो, आपको जो यूनिट का जो नोट्स है लास्ट में एक आपको पूरा कंसाइज भी मिल जाएगा। मतलब समझो कि आपका जो पूरा यूनिट है एक पेज में, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पहले ही, ठीक है। ये रहा, एक सेकंड, इसके बाद वाला जो पेज है ये आपका जो यूनिट है, पूरा यूनिट 1 का जितना भी नोट्स है ये पूरा एक ही पेज में, ठीक है। आप लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे अपने हिसाब से आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो हम एक एक करके टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखो, पहले समझो कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एसपीएम है क्या। It is the process of planning, organizing, leading, and controlling software project to achieve a specific goal within given constraint of time, cost and quality। देखो, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिक ये है कि किसी हम सॉफ्टवेयर को जब बनाते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसका एक कॉस्ट होता है, किस क्वालिटी का सॉफ्टवेयर है, इन सारा जो ये सारी जो चीजें है ना, वो एसपीएम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू जो होती है कंट्रोल होती है, ठीक है। ये आपका डेफिनेशन है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सक्सेसफुल कंप्लीटेशन, कोई सॉफ्टवेयर जो है वो सक्सेसफुली बन जाए, मतलब वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो रिसोर्स का है, देखो, हेल्पफुल इन बेस्ट यूज ऑफ पीपल, टाइम, टूल्स एंड बजट। देखो, जो लोग मतलब जो टीम है, जो टूल्स उस पर रिक्वायर है, जो टाइम लग रहा है, जो बजट है, उसका अच्छे तरीके से जो है यूटिलाइजेशन हो। अब ये नहीं कि आप टीम में जो है एकदम एक हायर प्रोफेशन का रख ले रहे हैं जो बहुत ज्यादा चार्जेस ले रहा है। तो उस कॉस्ट के हिसाब से ही आप अपने टीम को भी मैनेज करेंगे, ठीक है। इंप्रूव क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, जो आपका क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी है सॉफ्टवेयर का, वो भी अच्छा होगा, ठीक है। रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स अर्लियर एंड टेक रिस्पेक्टिव एक्शन। देखो, पहले ही हम क्या करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, हम पहले ही क्या करते हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसमें जो एरर आने वाला तो उसको एनालाइज कर लेते हैं और उसको पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हेल्प इन मीटिंग डेडलाइन एंड बजट। देखो, जो भी हमारा डेडलाइन दिया होता है और बजट दिया होता है, अब जब हमने प्रोजेक्ट की प्लानिंग पूरे अच्छे तरीके से की होगी तो एक पर्टिकुलर डेडलाइन के अंदर और जो हमारा जो बजट है उसी के अंदर हम जो सॉफ्टवेयर को अच्छे से बना के डिलीवर कर पाएंगे, ठीक है। इनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अब देखो, अब हमको पता है कि हमको ये सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। तो अब उसमें तो हम जो कस्टमर है उसका रिक्वायरमेंट भी तो लेके चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी ये अच्छा है, इनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब जब हम प्रोजेक्ट प्लानिंग करेंगे तो उसमें जो कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा सॉफ्टवेयर जो बनाने वाले हैं उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस रहा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स है, आप याद रख लेना। हमारा दूसरा टॉपिक है एक्टिविटीज इन एसपीएम, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या क्या एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो इसमें देखो 5 टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। आप ये डायग्राम जो है एकदम अच्छे से ऐसे ही बना के आना, कुछ ये नहीं कुछ भी चेंज। डायग्राम अगर अच्छे से बनाओगे, देखो, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम डायग्राम जितना बनाओगे ना उतना तुमको मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। और न्यूमेरिकल जो रहेगा मैं लास्ट में एक ही बार लाऊंगा, वो लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है एक्टिविटीज, तो पहला है प्लानिंग, ठीक है, शेड्यूलिंग। तीसरा है मैनेजिंग टीम, फिर कंट्रोलिंग, फिर रिस्क मैनेजमेंट। देखो, ये क्या करता है, प्लानिंग क्या करता है, डिसाइडिंग गोल, टास्क, रिसोर्सेज एंड अप्रोच ऑफ फॉर द प्रोजेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसमें डिसाइड करेंगे कि जो भी हमें सॉफ्टवेयर बनाना है उसका गोल क्या है, टास्क क्या फॉर होंगे, कितने क्या क्या हमें उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, कौन सा अप्रोच करेंगे, ठीक है, फॉर दैट प्रोजेक्ट, फॉर दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, ठीक है। शेड्यूलिंग, एस्टिमेट टाइम, क्रिएट शेड्यूल एंड माइलस्टोन्स। अब इसमें क्या होगा, टाइम का एस्टिमेशन लगाएंगे हम कि भाई कितना टाइम लगेगा सॉफ्टवेयर को बनाने में, और मतलब उस क्या क्या उससे चीजें हम अचीव कर पाएंगे, ठीक है। मैनेजिंग टीम, लीडिंग, मोटिवेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द टीम मेंबर्स। अब इसमें तीसरा देखो, पहला फेज मैंने क्या किया, पहले डाटा जो भी था, जो भी डाटा चाहिए प्रोजेक्ट के लोगों गैदर कर लिया, फिर शेड्यूल कर ली थी हमें कैसे कितना टाइम लगेगा, क्या कॉस्ट लगेगा, किस तरीके का क्या क्या प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। अब आता है टीम। अब जब सब कुछ हो गया तो हमें टीम चाहिए। मैनेजिंग टीम में क्या होगा, एक लीडर होगा, ठीक है। कहते हैं टीम लीडर हो गया, उसमें कोऑर्डिनेटर होता है, कोई फ्रंट एंड डेवलपर है, कोई बैक एंड डेवलपर है, कोई डाटाबेस डिजाइन कर रहा है, मतलब अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। उसमें कुछ टाइम पे क्या होता है, प्रोजेक्ट नहीं बन पाता तो उसमें मोटिवेशन की जरूरत होती है और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। टीम में 100% कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि एक अच्छा सॉफ्टवेयर जो है बन पाए, ठीक है। कंट्रोल, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब क्या होगा, हमें चौथा कंट्रोल चाहिए कि अब पता चल रहा है कि आप फ्रंट एंड में इतने बिजी हो गए कि उसका बैक एंड रेडी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो एक कंट्रोल वे में चलना चाहिए कि हमारा जो फ्रंट एंड है वो बन गया तो अब हम बैक एंड पे भी काम करेंगे, चाहे साथ में दोनों चीजें एक ही साथ हो रही है, ठीक है। फिर रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड हैंडलिंग रिस्क। जो भी रिस्क आ रहे हैं, जो भी एरर आ रहा है, जो भी बग्स आ रहे हैं, चाहे टीम में मोटिवेशन की कमी है, जो भी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना और उसको हैंडल करना, ठीक है। ये रिस्क मैनेजमेंट आता है। तो ये आपके 5 एक्टिविटीज होते हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होते हैं, ठीक है। अब हमारा तीसरा टॉपिक है
मेथोडोलॉजीज ऑफ एसपीएम, कौन कौन से मेथोडोलॉजीज हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूज होते हैं, ठीक है। देखो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजीज प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर अप्रोच टू प्लान, एग्जीक्यूट एंड मैनेज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। देखो, इसका मतलब ये हो गया कि हम एक जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके लिए बहुत सारे टाइप, अब जैसे क्या होता है पहले के टाइम पे जब ये एसपीएम नहीं था, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आया होगा, तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर बना तो मान लो बहुत सारी कंपनियां रही होंगी, तो अपना अलग अलग सॉफ्टवेयर डिजाइन करती होंगी। अब उसमें अलग अलग तरीके से हो रहा होगा काम, कोई कुछ और बना रहा है, कोई कुछ और। तो इस तरीके से अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं, कभी कभी क्या होता होगा बजट एकदम फंस जाता होगा, चाहे उन टाइम की कमी पड़ जाती होगी। इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ, हमने कुछ मेथोडोलॉजीज बनाए, ठीक है। कॉमन मेथोडोलॉजीज जो हर कंपनियां यूज करती है मैक्सिमम, अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर अलग अलग मेथोडोलॉजीज हैं, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके जो यूनिट टू में है, ये आगे यूनिट टू में आएगा, ये आपके मेथोडोलॉजीज, ठीक है, तो उस टाइम में आप पढ़ लेंगे। देखो, वाटरफॉल मॉडल क्या है, लीनियर, इसमें क्या होता है ना, वाटरफॉल मॉडल में इसमें लीनियर अप्रोच होता है, उसमें वो जो मैं आपको अच्छे से यूनिट टू में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लीनियर linear sequential approach, each phase must be completed before moving to the next phase। देखो क्या होगा इसमें, हम पहले एक फेज पे जाएंगे, फिर दूसरे फेज पे, फिर तीसरे फेज पे। मान लो पहले हमने डाटा गैदर किया, फिर उसका एक डिजाइन बनाएंगे, फिर डिजाइन बनाने के बाद क्या होगा, मान लो डाटा गैदर किया, ठीक है, फिर डिजाइन बनाया, फिर डिजाइन बनाने के बाद हमने क्या किया, उसकी कोडिंग की, ठीक है, कोडिंग के बाद से इम्प्लीमेंट किया। तो हम एक एक फेज जा रहे हैं, ये एक बार से जंप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है एजाइल मेथोडोलॉजी, आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंट अप्रोच, वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्प्लिट एंड आइट्रेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो वर्क होता है, देखो प्लानिंग, बिल्डिंग, रिवाइव, इसको हम लोग कहते हैं एक एक आइट्रेशन बांट देते हैं, ठीक है। और इसमें साथ में ना, मतलब देखो प्लानिंग हो गया तो डायरेक्ट रिव्यू भेज सकते हैं, ठीक है, उसको डायरेक्ट कस्टमर के पास फीडबैक पे पास भेज सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको आगे अच्छे से डायग्राम के साथ पढ़ाऊंगा, तो ये बस आप तीन नाम याद रख लो, आगे आपको याद हो ही जाएगा। और वैसे भी ये जो टॉपिक है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी है, ठीक है, पूरा प्रॉपर। फिर है प्रोटोटाइप मॉडल, ये वर्क प्रोटोटाइप इज बिल्ड, टेस्टेड एंड रिफाइंड बेस्ड ऑन द फीडबैक। देख क्या होगा, इस समय क्या करेंगे, छोटा सा प्रोटोटाइप बना लेंगे प्रोजेक्ट का जो भी है, और फिर डायरेक्ट कस्टमर के पास भेज देंगे, ठीक है। एक प्रोटोटाइप बनाया, फिर मान लो एक प्रोटोटाइप बना दिया, ठीक है, फिर उसको कस्टमर के पास भेज दिया, कस्टमर ने उसको रिव्यू किया और उसने बताया कि कुछ और ऐड करना, तो फिर हम उसको दोबारा डिजाइन करेंगे। तो ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है, लूप में। और फिर हम एक से इरेज कर दो, तो फिर हमारा, हाँ देखो, मेथोडोलॉजी तीन थे, वाटर, एजाइल, प्रोटोटाइप, इसमें और भी होते हैं आपके, आइटरेटिव मॉडल हो गया, ठीक है, स्पाइरल मॉडल हो गया, तो वो बाकी सारे जो है वो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ लेंगे, नहीं तो इसी में यूनिट टू में बता दूंगा आपको, ठीक है। अब इस बेस्ट सुटेबल फॉर, देखो वाटरफॉल मॉडल किस चीज के लिए, स्मॉल और वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल होता है, एजाइल भी होता है डायनेमिक और चेंजिंग रिक्वायरमेंट के लिए चीज होता है, और प्रोटोटाइप न्यूक्लियर अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स एंड न्यू सिस्टम के लिए। जैसे मान लो इसमें क्या होता है ना, यूजर का बार बार हम फीडबैक लेते रहते हैं, जिसकी वजह से अगर रिक्वायरमेंट क्लियर भी नहीं होती, तो मान लो बाद में आ रहा है यूजर को कि भाई इसमें लाइक की जगह वो डिसलाइक बटन भी ऐड कर रहा है, तो ऐसा करके, ठीक है। इसका लिमिटेशन है, वाटरफॉल का लिमिटेशन, नॉट फिक्सिबल टू चेंज, एक बार जब स्टार्ट कर दिया तो दोबारा उसको बैक चेंज नहीं कर सकते। एजाइल का रिक्वायर एक्सपर्ट टीम, ठीक है, एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट टीम जो भी रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। प्रोटोटाइप का हो जाएगा टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा टाइम लेता है, बार बार जब कस्टमर का फीडबैक लोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। तो अब हमारा अगला चौथा टॉपिक है कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को। हमने, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर के हिसाब से सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें चार टाइप के कैटेगरी पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट साइज, बेस्ड ऑन डिप्लॉयमेंट अप्रोच, बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी यूज, ठीक है। तो देखो, बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट साइज नहीं तो बड़ा प्रोजेक्ट होगा, नहीं तो छोटा प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, दो ही है। देखो, स्मॉल प्रोजेक्ट नहीं तो लार्ज प्रोजेक्ट, ठीक है, एक सेकंड। फिर है बेस्ड ऑन डिप्लॉयमेंट अप्रोच, ठीक है, कस्टम, ठीक है, बुल्ड फॉर स्पेसिफिक क्लाइंट। कस्टम में क्या होगा, एक स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए होगा, ठीक है। ऑफ द सेल्फ रेडी मेड प्रोडक्ट लाइक एमेजॉन, अब ऑलरेडी जो है ऑलरेडी बना हुआ सॉफ्टवेयर का यूज होगा, ठीक है। फिर जनरिक, डेवलप फॉर जनरल यूज, ठीक है, लाइक एंटीवायरस हो गया, और ये बहुत सारे जो जनरिक यूजेस के लिए सॉफ्टवेयर, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए होगा, ये सारे आते हैं, ठीक है। बेस ऑन कॉम्प्लेक्सिटी, देखो कॉम्प्लेक्सिटी की सिंपल हो गया, इसमें क्या होगा, सिंपल में लो कॉम्प्लेक्स और लिमिटेड मॉडल होगा, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है और मेड्रोड कॉम्प्लेक्सिटी होगा और फ्यू डिपेंडेंसी होंगी, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स में हाई कॉम्प्लेक्सिटी और मेनी मॉड्यूल्स होंगे। लार्ज में इंटरप्राइज लेवल हो चाहिए, मतलब बहुत लार्ज कंपनी के लिए हाई लेवल बन रहा है, फिर ठीक है। और मल्टीपल लोकेशंस पे होगा, ठीक है, तो इसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी जो है सॉफ्टवेयर की बढ़ जाती है। डिफिकल्ट, हाईली कॉम्प्लेक्स, हाई रिस्क इवैल्यूएटरी, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल में आपका देखो, बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट साइज में, जैसे हो गया स्मॉल के लिए हो जाएगा कैलकुलेटर बना रहा हो, कैलकुलेटर का ऐप, और बैंकिंग सिस्टम लार्ज के लिए, ठीक है।
दूसरा आता है बेस्ड ऑन डिप्लॉयमेंट अप्रोच, इसमें होगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और फिर हो गया एमएस वर्ड, एंटीवायरस सिस्टम। और यह है बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी, टू डू लिस्ट हो गया जो सिंपल होता है, टू डू लिस्ट मतलब मुझे ये काम है ये करना है, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट जो है कॉम्प्लेक्स हो गया, ईआरपी सिस्टम लार्ज स्केल, एआई बेस्ड सिस्टम जो होता है बहुत बहुत डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। फिर है बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, देखो बेस्ट ऑफ, देखो बेस्ट ऑफ एप्लीकेशन, ये थोड़ा सा ये गलत है, बेस्ट ऑफ नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर डेस्कटॉप होना चाहिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन रन ऑन लोकल सिस्टम, ठीक है, लाइक टेलीज हो गया। और मोबाइल एप्लीकेशन रन ऑन स्मार्टफोन। वेब और क्लाउड एप्लीकेशन हो गया रन ऑन वेब ब्राउजर लाइक जीमेल और एडब्ल्यूएस, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है एमएस वर्ड जो हो गया डेस्कटॉप, डेस्कटॉप का एग्जांपल हो गया, व्हाट्सएप मोबाइल का, और गूगल डॉक्स जो हो गया वेब और क्लाउड का, ठीक है। ये तो एग्जाम टिप, अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन इंपॉर्टेंस एक्टिविटी मेथोडोलॉजीज एंड कैटेगरीज विद एग्जांपल यूजर्स डायग्राम एंड टिप। देखो ये जो है ना, इसको भी आपको डायग्राम में ही बनाना है। मान लो दे देगा कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, इसको आपको डायग्राम में ही बना के दिखाना है। जैसे मान लो आपने इसको ऐसे डायग्राम बनाना है, मान लो पहला, ठीक है। फिर ये दूसरा हो जाएगा बेस्ड ऑन डेवलपमेंट अप्रोच, फिर तीसरा बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी, और ये चौथा मतलब एक सेकंड, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी यूज, ठीक है। तो ये आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। वो मैंने नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स है उसमें बना हुआ है, तो मैं आपको टेलीग्राम पे आपको जब नोट्स मिलेगा उसमें साथ देख लेना, ठीक है, कि कैसे और डायग्राम वगैरह सीखना है। अब हमारा अगला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डिफाइंस द क्लियर गोल एंड टारगेट दैट अ प्रोजेक्ट मस्ट अचीव। गुड ऑब्जेक्टिव स्मार्ट हेल्प इन फोकस एफर्ट एंड मेजरिंग सक्सेस। देखो अब क्या है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है क्लियर गोल एंड टारगेट दैट अ प्रोजेक्ट मस्ट, एक जो प्रोजेक्ट का जो टारगेट है और मतलब गोल क्या है वो एकदम क्लियरली अचीव करने में वो हेल्प करता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। गुड ऑब्जेक्टिव मतलब अच्छा ऑब्जेक्टिव होगा फोकसिंग इन एफर्ट एंड मेजरिंग सक्सेस, उसका अच्छा एफर्ट होगा और उसका सक्सेस भी बहुत ज्यादा होगा। देखो एक इसमें सिंपल सा ट्रिक है इसका याद रखने का, इसके कैरेक्टरिस्टिक को स्मार्ट, SMART, इस देखो सेटिंग ऑब्जेक्टिव मतलब स्मार्ट, स्मार्ट मतलब देखो क्या, S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रिलेवेंट और T फॉर टाइम बाउंड, ठीक है। स्पेसिफिक क्या होगा, क्लियर एंड वेल डिफाइन होना चाहिए और जो भी ऑब्जेक्टिव है। और मेजरेबल मतलब क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटेबल एंड ट्रैकेबल होना चाहिए। अचीवेबल मतलब रियलिस्टिक एंड अटेनेबल होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि भाई तुम कुछ भी सोच के और कुछ भी बनाने लग रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिलेवेंट, अलाइंड विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो उसके थ्रू ही होना चाहिए, नहीं कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन का गोल कुछ हो रहा है और आप कुछ और बना रहे हो। टाइम बाउंड, अचीव विथ इन स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम में जो आपका जो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव हो वो अचीव होना चाहिए। देखो एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, टू डेवलप स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम विथ 6 मंथ विथ अ बजट ऑफ 10 लाख विथ 98% एक्यूरेसी। देखो एक्यूरेसी का आपको ध्यान देना एकदम जरूरी होता है। कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाओ तो उसकी एक्यूरेसी पहले मेजर की जाती है कि हाँ भाई जो आपको प्रोजेक्ट है वो कितना परसेंट एक्यूरेट है, ठीक है। उसमें देखो 6 मंथ का टाइम दे दिया गया, बजट भी 10 लाख दे दिया गया, ठीक है। तो आपका एक एग्जाम्पल लिख के चले ना, इसमें एग्जाम के लिए टिप्स क्या है, राइट क्लियर सिंपल एंड फोकस ऑब्जेक्टिव, अवॉइड वैक्स वर्ड्स लाइक इम्प्रूव, बेटर, इफिशिएंट, ऑलवेज लिंक ऑब्जेक्टिव विथ प्रोजेक्ट गोल्स, ठीक है। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसको प्रोजेक्ट गोल से लिंक करो। देखो ये चीज जो है स्मार्ट आप याद रखना, ठीक है, कि जहां पूछे ऑब्जेक्टिव ऑफ ए प्रोजेक्ट यहाँ पे स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड, ये 5 जो चीजें हैं आप लिख के आओ, ठीक है। आपका अगला टॉपिक है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो देयर आर बेसिक रूल्स गाइडलाइंस टू मैनेज एंड कंप्लीट अ प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। देखो एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए हमें हमें एक उसको मैनेज भी करना आना चाहिए कि मतलब उसको हम कैसे मैनेज करेंगे उसको। तो उसका एक प्रिंसिपल बनाया गया है, मतलब समझो कि अगर एक मतलब समझो सिंगल कंपनी है तो भाई वो उसका एक रूल होगा, ठीक है। वैसे जो मल्टीपल कंपनी है तो उसमें अगर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए अगर एक टीम बनाई जाए तो कैसे बनेगी, उसका एक प्रिंसिपल मतलब एक गाइडलाइंस भी तो बनाना जरूरी है, तो वो देखो वही हम गाइडलाइंस बनेगा तो साथ उसमें प्रिंसिपल होता है। देखो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्लान बिफोर एक्शन, अ गुड प्लान रिड्यूस रिस्क एंड कॉन्फ्यूजन, ठीक है। हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ही उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। जिससे क्या होता है हमारा रिस्क कम हो जाता है और कंफ्यूजन भी बहुत कम हो जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर, रोल असाइनमेंट, ब्रिंग क्लियरिटी एंड ऑर्डर। देखो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाएगा कि आपका जो टीम है उसमें सबका रोल स्पेसिफाई कर दो। तुम बैक एंड संभालोगे, तुम फ्रंट एंड संभालोगे, उसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना दो। तुम कौन टीम लीड करेगा, ठीक है, कौन डॉक्यूमेंटेशन संभाल रहा है, तो ये सारी चीजें। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप,
अब लीडरशिप में क्या होगा, जो लीडर होना चाहिए, ये नहीं कि भाई तुम एकदम प्रेशराइज कर दो सामने वाला बंदा एकदम मतलब पैनिक हो जाए, वैसा नहीं, उसको आराम से गाइड करो कि भाई तुमने यहाँ मिस्टेक किया, हमें ये चीजें ऐड करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, प्रिंसिपल मोड सपोर्ट द टीम टूवर्ड्स, देखो प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप क्या करता है, गाइड मोटिवेट एंड सपोर्ट द टीम टूवर्ड्स द गोल, हमें गोल अचीव करने में क्या करता है, उसके उधर गाइड करता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल मॉनिटर परफॉर्मेंस एंड टेक करेक्टिव एक्शन। अब क्या होगा, हम अगर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें हमें गाइड कंट्रोल की बहुत जरूरत होगी, नहीं तो क्या होगा, प्रोजेक्ट बनते चला जाएगा, उसमें कहीं भी कुछ भी बन रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी होती है कि हाँ प्रोजेक्ट सही टाइम पे जा रहा है कि नहीं, और उसमें टाइम टू टाइम हमें अच्छा एक्शंस भी लेने पड़ते हैं, करेक्ट एक्शन, ताकि वो प्रोजेक्ट जो है एकदम ट्रैक पे रहे, ये नहीं कि अपने ट्रैक से हट गया, कैलकुलेशन का बना रहा है उसमें गेम बनाने लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, हार्मोनाइज एफर्ट एंड रिसोर्स ऑफ ऑल मेंबर, देखो सारे जो टीम की जो मेंबर है उनके बीच में हार्मोनी मतलब संतुलन रहना चाहिए, और रिसोर्स का जो है सबके सबके पास मतलब बराबर रिसोर्स होने चाहिए, अभी नहीं एक बंदे को तुमने क्या किया, एकदम हाई फाई सिस्टम दे दिया और एक खचाड़ा से लैपटॉप दे दिया कि भाई ले तू इस पर काम कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंश्योर टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फ्लो। अब देखो इसमें समझो, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए, जो बंदा फ्रंट एंड बना रहा है, अब वो क्या क्या लॉगिन पेज बना दिया, वहां पर जो बैक एंड पे काम कर रहा है उस बंदे को पता ही नहीं कि भाई तुमने तुमने लॉगिन पेज बनाया है पहले। तो ये जो होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। टाइमली जो है कम्युनिकेशन होना चाहिए पूरा टीम मेंबर में। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, बी रेडी टू अडॉप्ट और टू चेंज इन स्कोप टाइम और रिसोर्सेज। अब क्या हुआ, क्लाइंट ने डेडलाइन दिया था कि 10 दिन का, अब क्या हुआ उसमें उसने बोल दिया कि भाई नहीं मुझे एक दिन पहले चाहिए, ठीक है, और कुछ चेंजेस दे दिए कि मान लो प्रोजेक्ट में बोल दिया कि नहीं अब यहाँ पे लॉगिन पेज के बजाय अब तुम इस पे फ्रंट पेज पे एक इंट्रो वीडियो भी ऐड करो। तो ये चीजें इसके लिए जो टीम है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, तो ये सारी जो है हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, ठीक है। अब देखो की पॉइंट क्या है, इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इक्वल टू द राइट पीपल, राइट प्रोसेस, राइट टाइम और राइट डिसीजन। जो कोई इफेक्टिव मैनेजमेंट कब होगा, जब अच्छे लोग मतलब सही लोग होंगे, उसमें सही प्रोसेस से काम होगा, सही टाइम पे होगा और सही डिसीजन होगा, ठीक है। इसका की पॉइंट था। हुआ था हमारा अगला टॉपिक मैनेजमेंट कंट्रोल, ठीक है। मैनेजमेंट कंट्रोल इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट इज प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू द प्लान इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉस्ट एंड क्वालिटी। देखो मैनेजमेंट कंट्रोल क्या करता है, ये बताता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो टाइम कॉस्ट और क्वालिटी के हिसाब से सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें देखो टाइप्स ऑफ कंट्रोल, हमारे पास 3 टाइप के कंट्रोल होते हैं, और देखो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, कॉन्करेंट कंट्रोल और फीडबैक कंट्रोल। और देखो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में क्या होता है, प्रॉब्लम को होने से पहले प्रिवेंट करना, एग्जांपल गुड प्लानिंग और रिस्क आइडेंटिफिकेशन। देखो क्या होता है, प्रॉब्लम होने से पहले ही हम उसको आइडेंटिफाई करके और प्रिवेंट कर दे, समझे। इसमें क्या होता है, गुड प्लानिंग होना चाहिए कि हम समझे कि पहले से प्लान करके नहीं ये हो सकता है, और रिस्क को आइडेंटिफाई करते रहे, ठीक है। फिर आता है कंकरेंट कंट्रोल, प्रोजेक्ट चलने के दौरान मॉनिटर करना, अब डेली प्रोग्रेस चेक करना और स्प्रिंट रिव्यू। मान लो तुम प्रोजेक्ट डेली रन कर रहे हो, पता चला कि इस दिन सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड आ गया और सर्वर डाउन हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें ना हो, ठीक है। फिर आता है फीडबैक कंट्रोल, रिजल्ट के बेसिस पर करेक्टिव एक्शन लेना, टेस्टिंग रिजल्ट परफॉर्मेंस। अब समझो फीडबैक में क्या होगा, जैसे तुमसे ही मांगा जाता है कि भाई अब फीडबैक दे दो इस वेबसाइट का कैसा है, ठीक है। तो इस चीज के लिए हम मतलब हम समझ सकते हैं ऐसा कि मतलब मान लो सामने वाला हमें फीडबैक दे रहा है, फिर उसके हिसाब से हम उसको जो प्रोजेक्ट है उसको सही करें, ठीक है। और जब कंट्रोल साइकिल क्या करता है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले प्लान किया, सेट स्टैंडर्ड, फिर एक्शन लिया, फिर चेक किया, फिर करेक्ट किया। देखो पहले सेट एक स्टैंडर्ड बनाया, फिर डू वर्क, जो जो हमारा जो पहले प्लान किया कि हाँ ये ऐसा चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए था, फिर उसके लिए कोई एक्शन लिया, ठीक है। एक्शन लेने के बाद हम उसको मॉनिटर किया, मॉनिटर के बाद से उसको करेक्ट किया कि हाँ भाई ये चीज़ हो रहा है, अब इसको सही करना पड़ा है, ठीक है। फिर ये ऐसे ही फ्लो चार्ट बनता रहेगा, तो ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, रिमेंबर विदाउट कंट्रोल इवन गुड प्लान फेल, कंट्रोल कीप्स द प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक एंड हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। ये क्या करता है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में जो हमारा मैनेजमेंट कंट्रोल है ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है। तो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मैनेजिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट एज अ पोर्टफोलियो टू अचीव स्टैटिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब समझो कि पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मल्टीपल प्रोजेक्ट एज अ पोर्टफोलियो टू अचीव स्टैटिक। देखो हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, उस बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का ना एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है, ऐसा समझो। तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन बीच में होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव करने में जो मैनेजमेंट, देखो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, जिसके क्या की कंपोनेंट्स होंगे, प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रोजेक्ट दैट सपोर्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी। हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट है, उसमें से हम कुछ एक ऐसा प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारे जो हमारा बिजनेस का जो स्ट्रेटेजी है उसको सपोर्ट करे, ठीक है। प्रोजेक्ट एवोल्यूशन,
इक्विवेलेंट एंड कंपेयर प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द वैल्यू कॉस्ट रिस्क। अब देखो हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे, ठीक है, तो उसमें से हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे किसका वैल्यू कम है, मतलब किसका वो हाई वैल्यू दे रहा है, कॉस्ट कम लग रहा है, रिस्क कम है, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट सिलेक्शन, सेलेक्ट द बेस्ट प्रोजेक्ट एज पर प्रायोरिटी एंड अवेलेबल रिसोर्स। हम वो प्रोजेक्ट उसमें सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए हमारे पास रिसोर्स टीम हो, ठीक है, रिसोर्सेज हो, टीम हो, और उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो, ठीक है। प्रायोरिटाइज, रैंक प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन बिजनेस वैल्यू एंड अर्जेंसी। हम क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे जिसकी वैल्यू और बिजनेस वैल्यू ज्यादा है और वो बहुत अर्जेंट हो, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज इफेक्टिवली अक्रॉस अक्रॉस द प्रोजेक्ट। हम क्या करेंगे, जो प्रोजेक्ट है उसके हर एक मतलब जो भी मेंबर चाहे, जो भी उसके रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उस रिसोर्स को एलोकेट करेंगे, ठीक है, देंगे रिसोर्सेज को। मॉनिटर एंड कंट्रोल, टेक ओवरऑल पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस एंड इंश्योर अलाइनमेंट विद गोल। हम क्या करेंगे, पूरे पोर्टफोलियो का जो है परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस के ऊपर नजर रखेंगे और देखेंगे कि क्या ये हमारे गोल से वो मैच कर रहा है, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या हो गया, इंश्योर राइट प्रोजेक्ट आर चूजन। अब देखो क्या करता है, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो क्या करता है, हमें बताता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट से कौन सा प्रोजेक्ट है सही, मतलब कौन सा प्रोजेक्ट हमें चूज करना चाहिए। बेटर यूज फॉर लिमिटेड रिसोर्स, हमारे पास अगर कम रिसोर्सेज हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम जो है वो प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करें। इंप्रूव आर ओ आई एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, ठीक है, ये आर ओ आई और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट को सही करता है, ठीक है। और क्या है, रिड्यूस रिस्क एंड फेलियर एंड डेडलाइन डिलेज, ठीक है। ये क्या करता है, रिसोर्स और फेलियर रिस्क ऑफ फेलियर, मतलब फेल होने का रिस्क को और डिलेज को वो करता है, इंप्रूव करता है, ठीक है। मान लो रिस्क एंड फेलियर का क्या सीन है कि आप ऐसा समझो कि अगर आपका जो प्रोजेक्ट है, अगर उसमें कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है कि भाई जो हमारे पास नहीं है और सोच रहे हो कि आप बाहर से मंगा लें, उससे अच्छा आप उस प्रोजेक्ट को चॉइस ही ना करो, उसके बजाय कुछ और चॉइस कर लो जिसका आपके पास रिसोर्स अवेलेबल हो, समझे। अब देखो ये हमारा प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस, देखो क्या होता है, कैसे कैसे फ्लो करता है, ठीक है। तो इसका ये जो आपका जो ये टॉपिक है, ठीक है, इसको मतलब ये जो डायग्राम है आपको ऐसे ही डायग्राम जो है बना के आना है आपको एग्जाम में। पहले आपको आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट पोटेंशियल प्रोजेक्ट, ठीक है, फिर है इवैल्यूएट प्रोजेक्ट, फिर सेलेक्ट बेस्ट प्रोजेक्ट, प्रायोरिटाइज प्रोजेक्ट, एलोकेट रिसोर्स, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ठीक है। ये सारा जो चीजें हैं, ये सेम जो है, ये सेम डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना के आना है, ठीक है। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या कहते हैं, डिटरमाइन वेदर द प्रोजेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिशियल और नॉट। देखो कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन टेक्नोलॉजी क्या करता है, ये हमें बताता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो मतलब बना, मान लो हमने प्रोजेक्ट तो बना दिया भाई, वो फाइनेंशियली वो बेनिफिट देगा या नहीं देगा, पता जब प्रोजेक्ट बना कंपनी लॉस में चल गई, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट बनाने से पहले ही कॉस्ट बेनिफिट एवल्यूएशन एक मतलब टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग पहले ही पता कर लेते। देखो क्या होता है, टेक्नो इसमें इसमें कुछ की टेक्नोलॉजीज होते हैं, ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट इवोल्यूशन टेक्नोलॉजी में कुछ की टेक्नोलॉजीज होते हैं जिससे हम पता करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो सही है कि नहीं, मतलब बेनिफिट देगा कि नहीं, ठीक है। तो पहला है पे बैक पीरियड, इसको बोलते हैं पीबीपी, आपके एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। जो न्यूमेरिकल है मैं अभी तो शॉर्ट्स में है, लास्ट में आपको अच्छे से न्यूमेरिकल समझा दूंगा। इसमें लिखता है पेबैक पीरियड में टाइम टेकन टू रिकवर इनिशियल, देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। पेबैक पीरियड बताता है कि जो हमने इनिशियल जो स्टार्टिंग जो इन्वेस्टमेंट किया है क्या वो हमें मिल पाएगा कि नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पीवीपी का मतलब होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन एनुअल नेट कैश इन फ्लो, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं जो पूरा एनुअल कॉस्ट आता है उसके, ठीक है। देखो मान लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था कितना हमारा 1 लाख और एनुअल नेट फ्लो कितना था 25,000 का। तो हम इससे पता करेंगे कि कितने टाइम बाद जो है हमारी रिकवरी हो जाएगी, टाइम टेकन टू रिकवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये बताएगा कि कितने टाइम बाद हमारा जो रिकवरी है वो हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो हमारा पीवीपी पीरियड क्या करेंगे, 1 लाख को 25,000 से डिवाइड करोगे 4 साल बाद जो है, ठीक है, 4 ईयर बाद जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाएगा। कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी हेल्प इन कंपेयरिंग अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट। देखो ये इससे हम पहले ही पता कर लेंगे कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट जल्दी हमें जो है हमारा बेनिफिट, मतलब जो हमारा इनिशियल कॉस्ट था उसे रिकवर करके दे देगा, ठीक है। सपोर्ट डिसीजन मेकिंग विद फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन, ये बताएगा फाइनेंशियल मतलब इनकम के थ्रू बता देगा कि हाँ ये हमारा जो डिसीजन है कि सही है कि नहीं, ठीक है। अब हमारा इसमें आता है रिटर्न रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, ठीक है। ROI हो गया नेट बेनिफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें रिटर्न मतलब जो हमारा इन्वेस्ट जो हमारा लगा है और जो भी एसेट लगा है और जो भी मनी लगा है, पैसा लगा है, वो कितने टाइम में मतलब कितने टाइम में उसका इन्वेस्टमेंट जो है रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV,
और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो माइनस कैश ओवरफ्लो, इसका मतलब सीधा समझो, ठीक है। वेयर देखो पहले फॉर्मूला एनबीपी होता है जो समीशन ऑफ कैश फ्लो, जो ओवरऑल आपका कैश फ्लो उसका अपॉन 1 + r अपॉन टी माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला है, और उसका जब निकल लिखेंगे तब हम इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। फिर आता है रिस्क एवल्यूशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। इस यूनिट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें से ये आ गया आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क, एनालाइज देयर इम्पैक्ट एंड प्रोबेबिलिटी एंड प्रिपेयर रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये क्या करता है, रिस्क एवोल्यूशन से हम लोग पता करते हैं कि क्या उस कौन से रिस्क का क्या क्या इम्पैक्ट होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड उसके लिए हम क्या स्ट्रेटेजी और क्या मतलब रिस्पॉन्स कर सकते हैं कि भाई मतलब जिससे हमारे जो रिस्क है वो हट जाए, ठीक है। देखो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस मतलब हमें अगर रिस्क मान लो हमें मिल गया कि एक बग है सॉफ्टवेयर में, तो उसको कैसे सही करेंगे। देखो पहले आइडेंटिफाई, पहले हम पता करेंगे कि रिस्क है कहाँ पे, बग कहाँ पे है, ठीक है। फिर एनालाइज करेंगे उसको, अच्छे से एनालाइज करेंगे कि किस टाइप का है भाई, ठीक है। फिर आता है प्लान रिस्पॉन्स, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक पूरा प्रॉपर प्लान बनाएंगे कि उसका रिस्पॉन्स कैसे देना है, ठीक है। फिर मॉनिटर करेंगे रिस्क जो है कि भाई तू सही होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस है और ये सिंपल है, तो ये आप सुन के समझ सकते हो, ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ रिस्क। देखो पहला रिस्क अपने हिसाब से टेक्निकल, कॉस्ट रिस्क, शेड्यूल रिस्क, रिसोर्स रिस्क, एक्सटर्नल रिस्क, ठीक है। अब टेक्निकल रिस्क में क्या आ जाएगा, टेक्नोलॉजी फेलियर, परफॉर्मेंस इशू, कोई बग आ गया कुछ भी, ठीक है, तो टेक्निकल हो गया। कॉस्ट में मतलब बजट कम पड़ गया, जब बजट बजट से ज्यादा हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, बजट से ज्यादा का सॉफ्टवेयर बन गया। शेड्यूल रिस्क मतलब वो बहुत ज्यादा डिले हो जाना, ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर को एक्टिव करने में चाहे उसको डिलीवर करने में। रिसोर्स रिस्क, अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, मतलब समझ जाओ कि ऐसा समझो कि भाई जो मनी मिला था चाहे एसेट था उसका सही से यूटिलाइजेशन ही नहीं हुआ और वो कम पड़ गया, ठीक है। और एक्सटर्नल रिस्क जैसे मार्केट, लीगल, इन्वायरमेंट रिस्क, मार्केट में जैसे उसकी सॉफ्टवेयर मार्केट में डाला, लोगों को पता ही नहीं है कि भाई सॉफ्टवेयर उसी उसके लिए है भी कि नहीं है, ठीक है। लीगल एसेट्स मतलब लीगल कोई कंट्री में बैन ही है वो सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऐसा करके ये सारे रिस्क है। की बेनिफिट क्या, मिनिमाइज निगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, हम अगर रिस्क एवल्यूशन पहले ही कर लेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है कम पड़ जाएगा। इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, इससे हमारा डिसीजन लेने में इंक्रीज प्रोजेक्ट सक्सेस पॉसिबिलिटी, इससे क्या होगा, जो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और हमारा दो टॉपिक लास्ट बचा है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक आपको मैं लास्ट में एक समराइज में क्योंकि रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। तो आप देखो अब आता है स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम मैनेजमेंट, ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम मैनेजमेंट क्या होता है, इट्स aligns project and programs with the strategic goal of the organization to achieve maximum business value। ये क्या करता है, जो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है ना उससे एकदम चिपका के रखता है। भाई जो भी हमारा प्रोजेक्ट है ताकि उसके जो हमारा बिजनेस वैल्यू है वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाए, ठीक है। अब मान लो हमें एक यूनिवर्सिटी के लिए ईआरपी बनाना है, ठीक है। तो अब हम उस ईआरपी में भाई अब क्या करें, यूनिवर्सिटी को छोड़ के लगे स्टूडेंट के बारे में भाई सोचने। मतलब मैं बेसिक एक बता रहा हूँ कि मतलब प्रोजेक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसा समझो कि मान लो अब हम क्या कर लगे कि स्टूडेंट के हिसाब से लगे सोचने की भाई उसमें नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए कि भाई स्टूडेंट वहाँ से लेक्चर भी डाउनलोड कर सकें, अलग अलग चीज़ें होने लगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन हट करेगा वहाँ पर भाई। अब हम यूनिवर्सिटी के लिए तो भाई एक ईआरपी सिस्टम बनाए जहाँ टीचर को हेल्प हो, यूनिवर्सिटी का हेल्प हो, ठीक है, स्टूडेंट का भी हेल्प हो उसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें उसमें गेम गेम ऐड कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उससे इंक्लूडेड रहना चाहिए, समझे। अब इसमें की एक्टिविटी क्या होता है, अलाइन प्रोजेक्ट विथ बिजनेस स्ट्रेटेजी, वही जो सेम चीज कि बिजनेस का स्ट्रेटेजी उस चिपक के ही प्रोजेक्ट है। सिलेक्ट प्रोग्राम दैट डिलीवर हाई वैल्यू, हम वही प्रोग्राम सेलेक्ट करें जो जिसकी वैल्यू मतलब जो हमें बहुत ज्यादा हाई वैल्यू जो है रिटर्न करता है। बैलेंस शॉर्ट टर्म गेन एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ठीक है। शॉर्ट टर्म में हमें जो हमारा बैलेंस वो मिल रहा है और बहुत लंबे टाइम तक जो है वो प्रोजेक्ट चले। मॉनिटर परफॉर्मेंस, प्रोग्राम परफॉर्मेंस एंड बेनिफिट रियलाइजेशन, ठीक है। जो हमारा परफॉर्मेंस है और बेनिफिट है उन दोनों का मॉनिटरिंग चलता रहे, ठीक है, टाइम टू टाइम। और उसमें हम पता भी लगे क्या हो रहा है, ठीक है। इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड गवर्नेंस, ठीक है। हमारे जो हमारा प्रोजेक्ट बनाने का उसमें जो तरीका है जो भी बनाएंगे उसमें इफेक्टिव वे से कम्युनिकेशन होता रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या था, स्ट्रेटेजी अलाइनमेंट, ठीक है। तो पहला आ गया आपका अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। फिर आ गया वैल्यू डिलीवर, गवर्नेंस एंड कंट्रोल, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, रिसोर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन। अब देखो गवर्नेंस एंड कंट्रोल में क्या होता है भाई, कम्युनिटी गाइडलाइंस के बाहर ना चलिए, समझो इसी के बीच में ही रहो। अब हमारा इसमें क्या है, बेनिफिट्स क्या था, बेटर डिसीजन मेकिंग, ऑप्टिमाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है।
हायर ROI एंड बिजनेस वैल्यू, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं इससे हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से हमें ये सारी चीज़ें बेनिफिट मिलती है, ठीक है। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ भी सकते हो। अब देखो स्टेप स्टेप वाइज प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये थोड़ा सा जो है थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिस्टमेटिक अप्रोच टू प्लान एंड कंप्लीट अ प्रोजेक्ट से, एक सिस्टमेटिक वे है जिससे हम प्रोजेक्ट को बनाएं और उसे कंप्लीट कर पाएं, ठीक है, सक्सेसफुली कंप्लीट है, ठीक है। पहले का डिफाइन प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वी नीड टू बी अचीव। देखो सबसे पहले क्या है, डिफाइन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारा प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है उसको पहले क्लियरली डिफाइन करो कि हाँ हमें यही चीज़ इस प्रोजेक्ट से मिलना चाहिए। आप कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो कैलकुलेटर से हमें भाई कैलकुलेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो सारा मिलना चाहिए। आइडेंटिफाई एंड एनालाइज रिक्वायरमेंट। अब देखो जो भी उसके लिए जो प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है उसको आइडेंटिफाई करो और एनालाइज करो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए और कहाँ कहाँ से मिल सकता है, ठीक है। और देखो फिजिबिलिटी स्टडी, टेक्निकल इकोनॉमी और ऑप्टिमाइज, देखो चेक करो कि क्या ये प्रैक्टिकली एंड वर्बलिटी पॉसिबल, मतलब समझो कि वो प्रोजेक्ट जो है वो पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। रिसोर्स एस्टिमेशन, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे चेक करेंगे कितना टाइम कॉस्ट और कितने लोग चाहिए, कैसा कैसा टूल चाहिए जो हमारा प्रोजेक्ट जिसके लिए मतलब जिससे बन सके, ठीक है। फिर आता है क्रिएट प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, प्रिपेयर टाइमलाइन एंड माइलस्टोन। हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर एक टाइमलाइन बनाएंगे, ठीक है। मान लो एक टाइमलाइन ये, एक टाइमलाइन ये और एक टाइमलाइन ये। इस टाइमलाइन में क्या हुआ, पहले टाइमलाइन में हमने क्या किया, प्रोजेक्ट का जो है हमने कहा कि भाई 2 दिन में हमें जो है डिजाइन बनाना था, 2 दिन में डिजाइन बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा माइलस्टोन अचीव हो गया। फिर क्या हुआ, 2 दिन बाद बोले कि भाई इस डिजाइन का कोडिंग, तो वो भी हो गया, ठीक है। और तीसरे दिन हुआ डिप्लॉयमेंट, तब तक क्या हुआ, इसमें एरर आ गया, तो माइलस्टोन अचीव नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सारा जो है हमें कॉस्ट, क्रिएट प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, ये सारा जो चीजें हैं शेड्यूल पे हम बना लेना चाहिए, ठीक है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग, ठीक है। आइडेंटिफाई रिस्क एंड प्लान और रिस्पॉन्सेस। हम क्या करेंगे, जब हमने जो प्रोजेक्ट का जो टाइम है सब कुछ शेड्यूल कर लिया, तो उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई इसमें कोई एरर नहीं ना आ जा रहा है, अगर आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, देखो इम्प्लीमेंट ऑफ द प्लान, जो भी हमने प्लानिंग किया है, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट करें, ठीक है, इम्प्लीमेंट करें। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, और ट्रैक प्रोग्रेस एंड टेक करेक्टिव एक्शन। जो भी हमारा जो है जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट का जो भी प्लानिंग है उसको मॉनिटर करें और कंट्रोल में रखें, और जो भी प्रोग्रेस हो रहा है उसको ट्रैक करते रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। प्रोजेक्ट क्लोज एंड रिव्यू, हम क्या करेंगे, लास्ट में प्रोजेक्ट को क्लोज करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन लेंगे और उसका एक रिव्यू बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके 9 स्टेप्स हैं, ठीक है। ये जो 9 स्टेप्स हैं आपको मतलब थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, थोड़े से क्या है, पूरे याद करने पड़ेंगे 9 के 9 स्टेप्स, कि पूरा स्टेप वाइज स्टेप ही चलना। पहले ऑब्जेक्टिव, रिक्वायरमेंट, फिर फिजिबिलिटी, रिसोर्स, फिर आ गया प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, फिर प्रोजेक्ट क्लोज एंड रिव्यू, ठीक है। गुड प्लानिंग रिड्यूस अनसर्टेनिटी, सेव टाइम एंड कॉस्ट एंड इंश्योर सक्सेसफुल डिलीवरी। एक अच्छा प्लानिंग क्या होता है, जिससे हमारा कॉस्ट, टाइम, सब कुछ बचता है, रिसोर्सेज बचते हैं और सक्सेसफुली प्रोजेक्ट जो होता है डिलीवर हो जाता है, ठीक है। और देखो इंपॉर्टेंस फॉर एग्जाम, एसपी इंश्योर प्रोजेक्ट्स सक्सेस विथ इन कॉन्स्टेंट, ठीक है। प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कंट्रोल, ये सारा सब कुछ था। स्मार्ट जो आपको मैंने पढ़ाया था, यूज फॉर सेटिंग, गुड ऑब्जेक्टिव, रिस्क मैनेजमेंट आप पढ़ लिए हो, कॉस्ट बेनिफिट, ये सारा सब कुछ हो गया, ठीक है। एक क्योंकि रीजन के लिए है, आप लोग ये देख सकते हो जो भी समरी था, ठीक है। अभी देखो समरी फ्लो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ओवरव्यू, देखो पहले क्या, प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइज, फिर लीड, फिर कंट्रोल, फिर डिलीवर, ठीक है। ये जो था फोकस, राइट प्रोजेक्ट, राइट टाइम, राइट कॉस्ट, राइट क्वालिटी और राइट पीपल, ये जो है ये फोकस करता है कि राइट टाइम पे राइट, सही मतलब सही अमाउंट में, सही क्वालिटी में और सही लोगों के पास, जो आदमी है जो क्लाइंट है उसी के पास जाए, सबके पास ना चला जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हो गई आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ओवरव्यू का, ठीक है। अब हमारा देखो हमने क्या क्या पढ़ा इस यूनिट में, जो है आपके सामने ये पूरा, ठीक है। पहला टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दूसरा एक्टिविटीज जो थे 5 एक्टिविटीज, ठीक है। फिर हमारा चौथा था मेथोडोलॉजी, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट थे, वाटरफॉल, एजाइल, स्पाइरल, जो हम आगे अच्छे से इसका डायग्राम के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कैटेगरीज थे, 4 कैटेगरीज पढ़ा, बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट साइज, डिलीवरी अप्रोच, बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये 4 टाइप की ये थे। फिर हमने पढ़ा सेटिंग ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमने स्मार्ट पढ़ा कि कैसे ऑब्जेक्टिव को हम लोग सेट करते हैं, ठीक है, स्मार्ट से। फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़ा हमने, ये थे आपके 5 टाइप के मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ठीक है। और मैनेजमेंट कंट्रोल पढ़ा हमने, ठीक है। ये इसमें फीड फॉरवर्ड था, कॉन्करेंट और फीडबैक, ये जो था मैनेजमेंट कंट्रोल हमने पढ़ा आपका, ठीक है। प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करते हैं। फिर पढ़ा प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट में से कैसे सही वाले को सेलेक्ट करते हैं, हमने यहाँ पढ़ा, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट एवोल्यूशन, इसमें हमने पढ़ा कि कैसे ही
प्रोजेक्ट को बनाने से पहले ही उसका अमाउंट, उस कितना अमाउंट मिलेगा, कितने टाइम बाद वो जो प्रोजेक्ट था हमें मतलब फायदा देने लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है रिस्क एवल्यूशन, मतलब कैसे प्रोजेक्ट में जो रिस्क आता है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको कैसे सही करना, ठीक है। और कितने टाइप के रिस्क होते हैं वो भी पढ़ लिया, ठीक है। फिर आता है स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कि किस टाइप से हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे और क्या 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 किस तरीके से जो प्रोग्राम है उसका उसका मैनेज करेंगे, ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम मैनेजमेंट, ठीक है। फिर था स्टेप वाइज प्रोजेक्ट प्लानिंग, किस तरीके से किन किन स्टेप्स के थ्रू जो हमारा प्रोजेक्ट है वो प्लान होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा जो था यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आप पढ़ते जाते हो तो यहाँ से जो भी आता है आपका 2 मार्क्स से, चाहे आपका जो भी सात 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 मार्क्स से 2 क्वेश्चन है सारे इसमें से आने वाले हैं, कहीं नहीं जाएगा। बस जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, एक तो फिक्स है कि एक आपका एक न्यूमेरिकल होगा और एक थ्योरी होगा 7 मार्क्स में, ठीक है। तो और पॉसिबिलिटी ये भी है कि दो 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 थ्योरी दे दे और एक न्यूमेरिकल दे दे, ठीक है। तो मान के चलना कि एक न्यूमेरिकल आएगा जो ऑप्शनल में होगा, वो मुझे लग रहा है सेक्शन सी में आएगा। हाँ, नहीं तो हाई पॉसिबिलिटी है कि सेक्शन बी में दे दे और बाकी दो थी। अब एक में कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो वैसे मैं न्यूमेरिकल जो है लास्ट में आपको एक, मुझे लग रहा है 1 घंटे या समथिंग का बनाऊंगा, जिसमें 5 यूनिट के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे जिस जिस यूनिट में, वो सारे डालूंगा, ठीक है। तो आप लास्ट में सब्सक्राइब कर लेना, और आपको जो अगला यूनिट है आज रात तक, मतलब पॉसिबिलिटी हो कि आज रात तक, नहीं तो कल सुबह तक मैं फिर से यूनिट 2 अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।